नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। शुक्रवार को नेपाल में 4 मधेसी पार्टियों से मिलाकर बने मधेसी मोर्चे और सरकार के बीच संविधान संशोधन पर वार्ता असफल रहने के बाद दक्षिण नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। इन लोगों की मौत पुलिस के साथ झड़पों में गोली लगने से हुई। कई अन्य प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। नेपाल के तराई और भारतीय सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले मधेसी लोगों का कहना है कि नया संविधान उनके साथ भेदभाव करता है। मधेसी 2 महीनों से भारत नेपाल सीमा पर विरोध कर रहे हैं। इससे नेपाल में भारत से होने वाली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस नाकेबंदी से नेपाल में ईंधन, दवाओं और खाने की ज़रूरी चीज़ों का संकट पैदा हो गया है। नेपाल का आरोप है कि भारत इस नाकेबंदी का समर्थन कर हालात और ख़राब कर रहा है, जबकि भारत ऐसे सभी आरोपों से इनकार करता है। इस बीच दक्षिणी नेपाल में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने हिंसा के चलते अपनी सेवाएं रोकने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि नेपाल के नए संविधान के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में अब तक 40 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में लगातार जारी इस संकट का आखिर हल है क्या और भारत नेपाल रिश्तों पर इस संकट का क्या असर पड़ेगा। इस चर्चा में मेरे साथ हैं नेपाल मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि, बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री और वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण। साथ ही काठमांडू से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं CK लाल। आप सभी का स्वागत है। CK लाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि इस वक्त क्या हालात हैं दक्षिणी नेपाल में, और जो हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, क्या उस पर काबू पाया जा सका है? अभी भी पुलिस घर घर घुस के मारपीट जारी रखे हुए हैं दक्षिणी नेपाल में। आज 100वां दिन है मधेश आंदोलन का। सरकार की तरफ से लगता है जो 6 उप प्रधानमंत्री है, सबका काम ही यही हो गया है, मधेशियों को धमकाना, डराना और गाली देना। सरकार लगता है इस बात पर अटल है कि दमन के द्वारा ही इस आंदोलन को निपटाया जाएगा। तो जमीनी हालात में कोई अभी तक फर्क नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, लाल साहब रहें आप हमारे साथ। प्रोफेसर SD मुनि, क्या कहेंगे आप? अभी CK लाल कह रहे थे कि 100वां दिन है और ये लगातार जब से संविधान बना है इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है मधेसियों का। इसके बीच काफ़ी वहाँ संकट भी पैदा हो रहा है। दवाएं नहीं है, अस्पतालों की हालत ख़राब है, ईंधन नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं। अभी खबर आ रही है कि चीन की तरफ से 7 पॉइंट्स खोले गए हैं जहाँ पे व्यापार हो सकेगा। तो किस रूप में देखते हैं आप इन हालात को? आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो समस्या है वो संविधान से जुड़ी हुई है और राजनीतिक है, इसलिए उसका समाधान भी संविधान से जुड़ा हुआ निकलना चाहिए और राजनीतिक समाधान निकलना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है कि जो सामान नहीं जा रहा है काठमांडू, उससे काठमांडू के लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं और वाकई से बहुत बहुत परेशान हैं। लेकिन जो प्रश्न है वो ये है कि आंदोलन पहले शुरू हुआ था, सामान की आवाजाही बाद में बंद हुई है। कम से कम 15 दिन तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन संविधान में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। और अब भी मैं ये मानता हूँ कि जब तक संविधान की रूपरेखा में बातचीत नहीं होगी आगे, और बातचीत मधेश के नेताओं का कहना है कि बातचीत गंभीरता से नहीं हो रही है, काठमांडू बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है इस मसले को और सारा भारत पर दोषारोपण करके ये आरोप लगा रहा है कि भारत अगर सामान आने जाने शुरू कर देगा तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, जो सही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सही नहीं है। तीसरी बात आपने चीन की कही, तो देखिए ये पहली बार नहीं है कि नेपाल के शासकों ने हिंदुस्तान को डराने के लिए या हिंदुस्तान से लोहा लेने के लिए चीन का नाम लिया हो। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जी। और मैं समझता हूँ अगर ये एक विकल्प निकल सकता है नेपाल के लिए तो नेपाल ज़रूर निकाले। लेकिन नेपाल के लोग जानते हैं, नेपाल की जनता जानती है, नेपाल की सरकार जानती है कि ये एक लंबे समय का विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास में। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आप सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत ने जिस तरह से इस नेपाल के मामले को ख़ास करके संविधान पारित होने के बाद से जिस तरह से डील किया है वो शायद ठीक ढंग से नहीं डील किया गया और उसकी वजह से नेपाल में एक भारत विरोधी भावना बन रही है और भारत की ओर से भी संयुक्त राष्ट्र में जाकर के नेपाल की एक तरह से शिकायत की गई जो पहले देखने को नहीं मिला।
ऐसे में जो इस वक्त नेपाल का संकट है उसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, नेपाल का जो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इन परिस्थितियों के लिए जो कोई भी जिम्मेदार है वो तो बातों में स्पष्ट हो ही रहा है कि वहाँ पर संविधान को लेकर के नेपाल में एक बड़े हिस्से में असंतोष है। लेकिन इस असंतोष से भारत का कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम लोगों का नेपाल के साथ बेहतरीन संबंध था और हर तरह का संबंध था और रहेगा भी भविष्य में। इतना जरूर है कि हम उनके आंतरिक मामले में तो नहीं बोल सकते, पर इतना जरूर अपेक्षा करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो वहाँ पर शांति रहे, सौहार्द रहे, वहाँ का वातावरण ठीक रहे, क्योंकि वहाँ के लोगों का और वहाँ के वातावरण का निस्संदेह हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं नेपाल के, उस पर जरूर एक तरह से प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जहाँ तक जो परिस्थितियाँ वहाँ बनी हैं, उन परिस्थितियों में भारत सरकार केवल सुझाव देने की भूमिका कर सकता है। सुझाव इतना ही है कि वहाँ पर जो लोग असंतोष व्याप्त है उसको वहाँ की सरकार दूर करे। वहाँ के संविधान में अगर वहाँ के लोगों की ये भावना है कि वहाँ पर कुछ परिवर्तन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल की सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं समझते कि भारत सरकार की कोई भूमिका हो सकती है या कोई भूमिका तय होनी चाहिए। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। भरत भूषण साहब, आप किस रूप में देखते हैं कि क्या एक तो सबसे पहले जो नेपाल में सूरत हाल है, जो संकट बना हुआ है, जो हिंसा हो रही है, वो उसे आप किस रूप में देखते हैं, और जिस तरह से भारत उसको डील कर रहा है, क्या वो सही है? क्योंकि विजय सोनकर शासी साहब तो कह रहे हैं कि वो अंदरूनी मामला है और हमारी बहुत भूमिका सीमित है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रोफेसर मुनी ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, इसका समाधान पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक, जो पहाड़ी नेतृत्व है नेपाल का, नेपाल दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहाड़ी लोग हैं और मधेश के तराई लोग, तराई के मधेसी लोग हैं। जो पहाड़ी नेता हैं अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने एक राजनीतिक इंजीनियरिंग की है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि पहाड़ में जहाँ 50% से कम पॉपुलेशन है वहाँ पे 100 सीट पार्लियामेंट की दे दी। मधेश में जहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहाँ पे केवल 65 सीटें दी। तो उनका अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश की। दूसरा काम ऐसा किया कि जो नक्शा बनाया प्रांतों का, उसमें से 22 जो ज़िले हैं तराई के, उनमें से 8 को तो एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, एक प्रांत बना दिया, स्टेट नंबर 2, और बाकी जो 14 हैं उनको पहाड़ के साथ मिला दिया ताकि वहाँ भी पहाड़ियों का वर्चस्व बना रहे। तो जो संविधान में हो रहा है इसका इतिहास भी है, क्योंकि इससे पहले नेपाल के राजा, नेपाल के अन्य शासक जनसंख्या की को भी परिवर्तित कर चुके थे तराई में। सन 51 में 6% पहाड़ी थे केवल तराई में। आज उनका प्रोपोर्शन 36% हो गया है। यानी कि पूरा संविधान, पूरी आपकी पॉलिसी ये है कि पहाड़ियों का वर्चस्व बना रहे और सेकंड क्लास सिटीजन बने रहे मधेश के लोग। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि भारत सरकार क्या करती है। भारत सरकार कर सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले समझा सकती थी, एडवाइस दे सकती थी, कुछ एमिसरीज भेज सकती थी, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो नीतियाँ थी उनमें काफ़ी बड़ी त्रुटियाँ रह गई, जिसके कारण ये सिचुएशन अब बन गई है। अब जब ये सिचुएशन बन गई है तो ये सचमुच अंदरूनी मामला ही है, क्योंकि जब तक उस संविधान को आप नहीं सुधारेंगे, जब तक आप आधे से ज़्यादा अपनी जनता को उनके राइट्स नहीं देंगे, तो भारत उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। भारत तो यही कह सकता है कि साहब अपने संविधान को बदलिए, अमेंडमेंट लाइए, लोगों से बातचीत करिए। लेकिन जो पहाड़ी नेतृत्व है उसमें भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है और पूरा दोष भारत के ऊपर डाल रहा है, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। जी, सीके लाल साहब, काठमांडू में क्या राय है भारत के बारे में, और क्या ये जो अभी मुद्दा है जो इस पे हमारे मेहमान भी बात कर रहे थे कि ये नेपाल का आंतरिक मामला तो है, लेकिन किसी न किसी रूप में भारत चूँकि सीमावर्ती देश है उसको भी प्रभावित करता है, तो इसका समाधान करने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं?
आपका प्रश्न का 3 भाग। पहला तो नेपाल की हालात अभी कैसी है और काठमांडू में भारत विरोधी भावना का क्या है। तो भारत विरोधी भावना काठमांडू में कोई नई बात नहीं है, तब से चली आ रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी था और नेपाल के जो शासक थे वो कभी चीन के बादशाह को दिखा के ईस्ट इंडिया कंपनी को डराते थे, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा के चीन के बादशाह को डराते थे। तो ये पुरानी है यहाँ के शासक वर्ग की मनस्थिति कि दोनों को लड़ा के रखने में हमारा फायदा है, हमारा निरंतरता रहेगा। तो वो कोई नई बात नहीं है, उसमें कुछ तीव्रता जरूर आई है। आपकी दूसरी बात कि अंदरूनी मामला है क्या, बिल्कुल, जब तक सिर्फ राजनीति हो तो अंदरूनी मामला रहता है, मगर जब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि मधेसी राजनीति कर्मियों को कहने लगे कि तुम्हारा तो देखने वाला भारत है, या घर से निकाल के गोली मारा जाए। आज मैं अभी आ रहा हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यालय से, उसके प्रमुख आयुक्त बता रहे थे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जो अनुगमन किया है, किसी भी प्रदर्शनकारी को गोली नीचे नहीं, पैर में नहीं लगी है, या तो छाती में गोली मारा गया है या सर पर गोली मारा गया है। जबकि सामान्यतया प्रदर्शनकारियों से जो व्यवहार किया जाता है, पहले लाठी चार्ज होता है, उसके बाद उससे नहीं हुआ तो पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो अश्रु गैस का इस्तेमाल होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तब गोली चलाया जाता है। और उसमें भी कहा जाता है कि नीचे पाँव में गोली लगाया जाए। तो खुद बता रहे थे कि अश्रु गैस जो छोड़े गए हैं वो 3 साल पहले डेट एक्सपायर है, तो वो एक किस्म से केमिकल वेपन का काम करता है, बेहोश हो जाते हैं लोग। और जो गोलियां चलाई गई है, सर पर ताक के चलाई गई है, और प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा है मोदी के बच्चे अपने देश जाओ। तो ये सिर्फ अब राजनीतिक मसला नहीं रह गया, ये ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का मामला बन गया है। और जब मानव अधिकार का मामला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय रुचि उसमें होती है। पड़ोसियों को तो जिम्मेवारी भी बनती है कि मानव अधिकार का हनन इस पैमाने पर न हो। तकरीबन 50 लोग मारे जा चुके हैं, तो ये भारत के रुचि का मामला हुआ। तीसरा, इसको सुधारा कैसे जाए, तो सुधारने के लिए मूल जिम्मेवारी जिसके पास शक्ति रहती है, जिम्मेवारी उसकी बनती है। तो यहाँ का जो सरकार है अभी तक पूरा अनदेखा कर रहा है। तो और उतना ही नहीं, मधेसियों के साथ पहले भी आंदोलन हुआ है, तो उनके साथ जो समझौता हुआ है उसका गारंटियर भारत रहा है। वो समझौते हुए थे भारतीय राजदूतावास में। तो भारत तो एक किस्म से एक पक्ष बन गया है। तो अब भारत ये कह के नहीं निकल सकता है कि आपका अंदरूनी मामला है, आप संभालो, ये नहीं हो सकता है। इसलिए भारत की रुचि, हाँ, उस रुचि की सीमा क्या हो। आप नाकाबंदी कह रहे हैं, नाकाकसी जरूर है, नाकाबंदी अगर रहती तो यहाँ की हालत बहुत खासा हो गई रहती। तो अभी तो सरकार संरक्षित कालाबाजारी चल रही है, सरकार खुद स्मगलिंग करवा रही है। तो आप काठमांडू के सड़कों में देखें तो ट्रैफिक जाम नजर आने लग गया है। लाल साहब रह रहे हैं आप हमारे साथ। प्रोफेसर मुनी, जो कह रहे हैं लाल साहब, उससे आप कितना सहमत हैं, और क्या वाकई ये इतना ही सीधा साधा मामला है जैसा लाल साहब बता रहे हैं? देखिए, ये जो काठमांडू दोषारोपण कर रहा है कि भारत की इसमें इंटरफियरेंस है और बड़ी परेशानी हो रही है, वो बात कुछ हद तक सही है, और मैं समझता हूँ कुछ हद तक वाजिब भी है। वो इसीलिए कि नेपाल में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जिसमें भारत की भागीदारी नहीं रही, और भारत में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जिसमें नेपालियों ने अपना साथ नहीं दिया। ये जो नेता लोग आज भारत को दोष दे रहे हैं मधेश के नाम पे, उनको याद दिलाऊं कि 2005 में जब राजा ने इन सब को जेलों में डाल दिया था, इन सब लोगों ने ये अपील की थी कि भारत आए और हमारी मदद करे, हमको छुड़ाए, कुछ न कुछ राजतंत्र पे दबाव डाले। तो ये जो तर्क है वो एकदम से कुतर्क है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि काठमांडू को ये सोचना चाहिए कि अगर वो मधेश के आंदोलन को इस तरह से बर्बरता से इस्तेमाल करेंगे, और ह्यूमन राइट की रिपोर्ट जिसका सी के लाल साहब ने जिक्र किया, एक पहले ही रिपोर्ट बन चुकी है जिसमें साफ उन्होंने कहा है कि एक्सेस फोर्स यूज़ किया गया। और अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ के जो अतिवादी भावना है मधेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो अतिवादी भावना को और उग्र बनाएंगे
और स्थिति को और जटिल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री साहब, अभी आपकी सरकार को केंद्र में बने हुए 18 माह हुए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री की वहाँ बहुचर्चित नेपाल यात्रा भी हुई, लेकिन जिस तरह की एक पारंपरिक दोस्ती की बात नेपाल के साथ की जाती थी, वो दोस्ती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, देखिए, नेपाल को भारत से हमेशा सहयोग मिला है और भारत सरकार हमेशा नेपाल का सहयोग करती रही है और भविष्य में भी करेगी। लेकिन जहाँ तक वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में जो वहाँ का एक नई व्यवस्था के तहत संविधान लागू हुआ और संविधान के प्रति वहाँ की जनता का असंतोष है, अब ऐसे में हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं उससे तो वहाँ की सरकार को निपटना है और वहाँ की सरकार ये भली भांति जानती है कि उनसे चूक कहाँ हुई है। अब उसी चूक को वहाँ की जनता उनके सामने ला रही है विभिन्न रूपों में, चाहे धरना प्रदर्शन के रूप में, चाहे वहाँ अपनी आवाज़ दे के ला रही है। ऐसे में भारत सरकार का जो दायित्व है, जो सीमा है, उस सीमा में रह करके भारत सरकार सदैव नेपाल का मदद करता रहा है और करेगा। नहीं, लेकिन शास्त्री जी, यही तो समस्या हो रही है। लेकिन वहाँ की जो परिस्थितियाँ, यही समस्या हो रही है कि नेपाल आपकी बात को समझ नहीं पा रहा या आप उसे समझा पाने में असफल रहे हैं, और दूसरी तरफ हालात ये बन रहे हैं कि नेपाल चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहा है। अभी खबर आई है कि 7 केंद्र खोलने हैं, चेक पोस्ट, जहाँ से व्यापार होगा, और इस नाकेबंदी की वजह से गैस, ईंधन, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें चीन से आ रही हैं। तो लग ये रहा है कि भारत कहीं ना कहीं अपनी नीति में विफल हो रहा है और चीन उसका फ़ायदा उठा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक चीन से आयात की बात है, सहयोग लेने की बात है नेपाल की, तो नेपाल ऐसा नहीं कि पहली बार ले रहा है, वो पहले भी इस प्रकार की बातें, और ये बातें अभी चर्चा भी हुआ था इस सब बातों पर। लेकिन जहाँ तक भारत से सहयोग की बात है, तो भारत का सहयोग बहुत ही स्वाभाविक सहयोग है और वहाँ के लोगों को भारत से जो सहयोग जाता है वो उसकी जटिलता को भी वो लोग ध्यान में रखते हैं। और जहाँ तक भारत से संबंधों की बात है, तो भारत में उनके व्यापारिक भी संबंध है और हर प्रकार के संबंध है जी। ये वहाँ की जनता भी जानती है, वहाँ की सरकार भी जानती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां एक बनी है, इन परिस्थितियों में वहाँ की सरकार की जो बड़ी भूमिका है, उस भूमिका को हम सुझाव के तौर पर उनसे हम बात कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम उसमें इंटरफेयर करने की बात है, जिस प्रकार से वहाँ पर अहिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, तमाम सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से वहाँ पर दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, उसमें अपने भारतीय नागरिक भी 1-2 उनकी भी मौतें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम सिर्फ अभी तो यही कह सकते हैं, भारत सरकार की पूरी नज़र है। भारत सरकार वहाँ पर जो संविधान के लागू होने के बाद परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों को भी समझ रही है और उसकी टेक्निकल जो बिंदु है उस पर हम लोग स्वाभाविक रूप से कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन संविधान में जो असंतुलन है वो खुल करके सामने आ चुका है और उसी का परिणाम है कि वहां पर जो मधेसी आंदोलन चल रहा है। ठीक है, ऐसे में हमारी एक जो भूमिका है, हम उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम पड़ोसी मुल्क में सदैव चाहते हैं कि वहां शांति स्थापित हो, सौहार्द की भावना वहां बनी रहे। ठीक है, और वहां के लोगों को समान, पूरे नेपाल के लोगों को, वहाँ के नागरिक को समानता का भी उनके साथ व्यवहार सरकार की तरफ से किया जाए, जो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है। भरतभूषण साहब, साफ आते भी नहीं, साफ कहते भी नहीं, सोनकर साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन आप किस रूप में देख रहे हैं भारत की ये जो नेपाल नीति है, और क्या ये सकारात्मक है, सफल होती हुई दिख रही है, या आपको इस पर कुछ शुबा है? भारत की नेपाल नीति पूर्णतया विफल हो चुकी है। विफल नहीं होती तो ये स्टेज आती ही नहीं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में असंतुलन है। असंतुलन आया कैसे?
आप तो हाथ पकड़ के माओवादियों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ला रहे थे, बाकी सबको आपने इकट्ठा करने में मदद की। तब तो अंदरूनी मामला नहीं था, लेकिन आज अंदरूनी मामला इसलिए हो गया है कि आपकी बात सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। प्रधानमंत्री 2 बार जा चुके हैं, विदेश मंत्री 1 बार जा चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा चुके हैं। भारत ने जितना दोस्ती दिखानी थी उसमें दिखा दी। जब अर्थक्वेक आया सबसे पहले 6 घंटे के अंदर एड पहुंचाया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी बात कोई नेपाल में नहीं सुन रहा है तो ये आपकी विदेश नीति की विफलता ही है, और उस विफलता को सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। ये कहना कि भारत बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है, ये भी गलत है। नहीं, ये क्योंकि ये मानता हूं मैं कि नाकेबंदी मधेसियों की तरफ से हो रही है, लेकिन हम भी उनको समझा नहीं रहे हैं। क्योंकि क्या आपकी बात केवल काठमांडू वाले ही सुनेंगे? मधेश वाले आपकी बात क्यों नहीं सुनते? आप दोनों को साथ में क्यों नहीं लाते? क्या कोशिश की आपने ऑफिशियल तरीके से या परोक्ष रूप से कोई ट्रैक 2 के थ्रू? कुछ नहीं किया। आप बैठे बैठे देख रहे हैं, वहां पे मधेसी गोली खा रहे हैं। मधेसी ये कहना है वो भी बिल्कुल अहिंसक है, गलत है। अगर 2.5 करोड़ की दवाइयां आपने जला दी तो वो कौन सा आपने अच्छा काम किया? उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक भारत की नीति का सवाल है, भारत की कोई नेपाल नीति मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि करना क्या चाहते हैं नेपाल के साथ या नेपाल की जनता के साथ। प्रोफेसर मुनि, क्या होनी चाहिए भारत की विदेश नीति नेपाल के ताल्लुक से? देखिए, भारत ये जो भारत ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है भारत के लिए कि भारत की नीति शुरू से लड़खड़ाई हुई है। पहले हम लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। कॉम्प्लेसेंट इसमें हो गए कि हाँ, संविधान बन रहा है, बन जाएगा, और हमसे बड़ी दोस्ती है, जो हम कहते हैं वो बहुत मान लेंगे। लेकिन समझ नहीं थी ये, क्योंकि जब चुनाव हुआ था और जो पार्टियां सत्ता में आई है नेपाल में, उन्होंने शुरू से कहा था कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें फेडरलिज्म कमज़ोर होगा, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें इंक्लूसिवनेस ऐसी होगी जिसको हम डिसाइड करेंगे। वो चाहते ही नहीं थे संविधान में परिवर्तन करना जी। और उनकी राय क्या थी ये शुरू से ही पता था। जब मोदी जी तराई जाने वाले थे तो उन्होंने जाने नहीं दिया उनको। ये कहा कि मोदी जी का तराई के साथ संपर्क बढ़ेगा और उनका प्रभाव बढ़ेगा, और हम ये नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ से संकेत नहीं आ रहे थे कि किस ढंग का संविधान बनेगा। लेकिन उस वक्त हमने बहुत गंभीरता से इस मसले को नहीं लिया। हमने गंभीरता से इस मसले को तब लिया जबकि वहाँ की संविधान सभा ने संविधान पारित कर दिया। तब हमने यहाँ से जैसा बताया गया फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, और उसको भेजा प्रधानमंत्री का विशेष दूत बनाकर, और तब ये कहा कि आपने संविधान सभा से पास तो कर दिया है, लेकिन अभी उसको रोके रखिए, अब उसमें परिवर्तन लाइए। ये बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक। लेकिन क्या अभी इसकी कोई गुंजाइश है कि उस संविधान में कुछ परिवर्तन हो जिसको लेके विदेशी मधेसी आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, उस संविधान में परिवर्तन के लिए पहले से ही बिल संसद में रजिस्टर कर दिया गया है। लेकिन हुआ ये कि जो सरकार, जो कोएलिशन ने संविधान पास किया, वो कोएलिशन टूट गया है जी। और अब जो ओपोजिशन में है वो पार्टी को करने नहीं देंगे जो वो करना चाहती है। भरत भूषण साहब कुछ कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल विल है नेपाल में तो ये इसका कल समाधान हो सकता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में स्टेट बाउंड्रीज कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो होती नहीं कि उसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा, और ना वो बाउंड्रीज अभी बनी है। आप बाउंड्रीज रीडिफाइन कर दीजिए, यही तो कह रहे हैं वो कि 2 स्टेट बना दीजिए मधेश का। मैं सीके लाल साहब आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि क्या इस बात की कोई गुंजाइश है अभी, जो हमारे मेहमान यहाँ भरत भूषण साहब और प्रोफेसर मुनि कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी देरी नहीं है। इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भारत की परराष्ट्र नीति की गलती तब से शुरू हो गई जब से मोदी साहब नेपाल में आए और उन्होंने कह दिया कि आप जो कहेंगे उसमें सहमत है। जब ब्लैंक चेक दे दिया तो अभी जो सत्ता में है उसमें ब्लैंक चेक में उनको जो लगा लिख के अपना ले लिया। तो भारत सरकार के पास कोई हथियार नहीं रह गया है कहने के लिए कि भाई शांति बनाए रखो अपने देश में। और जहां तक 4 मुद्दे हैं संविधान में जिससे कि शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण संविधान बन सकता है। एक नागरिकता का मुद्दा है, दूसरा
जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, समावेशिता का मुद्दा है और प्रांत का सीमांकन है। ये मुख्य 4 मुद्दे हैं और भी छोटी छोटी बातें हैं। इन 4 मुद्दों पर 2 के बारे में तो अभी के संसद में जो प्रस्तावना पड़ा हुआ है वो अगर सुधार हो तो तुरंत होगा, और बाकी भी जो 2 मुद्दे हैं वो ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ सिर्फ मेंटालिटी की बात हो गई है। यहाँ का सत्ता इस पूरे प्रश्न को ऐसे मोड़ दिया है कि ये राष्ट्रवाद का मामला है और भारत के साथ हम अड़े हुए हैं। नेपाली जनता की जगह भारत को लगा करके रख करके यहाँ राष्ट्रवाद जो भड़काया जा रहा है उसकी वजह से मामला कुछ पेचीदा हो गया है, नहीं तो ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीके लाल साहब काठमांडू से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भरत भूषण साहब आपका, विजय सोनकर शास्त्री साहब आपका और प्रोफेसर एस.डी. मुनिया आपका। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में नेपाल में शांति का माहौल बनेगा और ये जो मधेसियों की समस्या है संविधान में संशोधन के ज़रिए से इसका कोई ना कोई हल तलाश किया जाएगा और भारत नेपाल के वैसे ही रिश्ते आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे जिन पर कभी गर्व हुआ करता था। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही।